करोड़ों के आलीशान घर का जोरदार तमाचा। नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है करोड़ों के आलीशान घर का जोरदार तमाचा। यह सब क्या लगा रखा है बुढ़िया, घर का एक एक कोना बदबू दे रहा है। मेरा घर है या कोई कूड़ेदान, जगह जगह थूकती रहती हो। इस घर में रहने के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। बहू, भगवान से डरो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। या अच्छा नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। यशोदा जी अपनी बहू से गिड़गिड़ाते हुए बोली। रात के 12 बज रहे थे और बाहर सड़क पे गुमनाम अंधेरा छाया हुआ था। यशोदा जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बिना किसी सहारे के चल फिर पाए। जब से उनके पैर की हड्डी टूटी थी तब से वो अपने सारे काम बिस्तर पे ही कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिस्तर गंदा कर दिया था तो आज बहू उन्हें गुस्से में घर से निकाल रहे थे और यशोदा जी बार बार बहू से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रही थी। यशोदा जी अंदर टीवी देख रहे अपने बेटे को लगातार आवाज़ दे रही थी। ओ बेटा, ओ मेरे लाल, रोक ले बेटा बहू को। अपनी माँ पे तरस खा, लेकिन माँ की पुकार बीबी के आगे बेटे को सुनाई नहीं दी और वो चादर ताने सो गया। बुझा उनके हाथ में एक लाठी पकड़ा कर बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोग का यही सहारा होता है। पकड़ उसे और दफा हो जा यहाँ से। हर जगह से बदबू ही बदबू आती है। बाहर से आदमी को बुलाकर पूरे घर में फिनाइल करवाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने यशोदा जी को दरवाजे से धक्का दे दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। पहली बहू दरवाज़ा न खोली तो यशोदा जी बेचारी दूसरी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगे। अनीता बहू, तुम ही दरवाज़ा खोल दो, बस आज रात के लिए मुझे अपने घर के एक कोने में रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती रही पर उसने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस तक नहीं किया। यशोदा जी बेचारी रोती बिलखती हुई वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी ठंड के मारे उनका पूरा बदन कांप रहा था। पूरी रात ठिठुरते हुए जैसे तैसे बिताए। सुबह के 10 बज गए थे कि बेटे बहू का दरवाज़ा खुला। यशोदा जी बोली, मुझे पता था अपनी माँ को इस हालत में ऐसी नहीं देख सकता तू। राजू बोला, माँ अब बड़ी ढीठ है, अभी तक यहीं पड़ी है। अरे मर क्यों नहीं जाती, हमारा भी पीछे छूटेगा। चलो पूजा, देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी। बेटे की बात सुनकर यशोदा जी की आंखें सिलक पड़ी। बड़ा बेटा भी माँ को ठोकर मार कर बीवी के साथ चला गया था। बेचारी यशोदा जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गई थी। वो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते थे, पर कई दिनों से यशोदा जी का दर्द बढ़ता जा रहा था और दर्द से कर्रा रही थी। यशोदा जी अपने पति को याद करके बस रोए जा रही थी और खो गई बीती यादों में। ओ मेरे सिर देवी, ले आया 2 टिकट, तैयार हो जा, आज शाम को चलेंगे फिल्म देखने। 51 वर्षीय गोपाल जी लाठी लिए हाँफते हुए आए। पत्नी यशोदा से बोली, ले आया क्या बुढ़ाऊ, सवेरे सवेरे आँख ना काम करता, अब फिल्म देखूंगी इस उम्र में। अरे काहे को पैसा खराब कर दिए। और क्या श्री देवी लगा रखा है, मेरा नाम यशोदा है। यशोदा जी आंगन में तार पर कपड़े डालते हुए बोली, देख नहीं रहे कैसे हाथ कपकपाते हैं। इतनी दूर फिल्म देखने तो अगले जन्म में ही जा पाऊंगी। अब मेरे सुनो यशोदा जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, रिक्शे वाले से बात कर ली है, वो शाम को 4 बजे आ जाएंगे, घर से ले जाएंगे हमें और छोड़ भी जाएंगे। तेरी कितने अरमान थे मेरी यशोदा की फिल्म देखनी है। कोई राजेश खन्ना की फिल्म लगी थी उस वक्त। पाकीज में घर पे नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से अम्मा का डर कि घर की बहू फिल्म नहीं देखती, कभी फिल्म नहीं देखा पाया। तुझे शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तो, पर मुझसे ब्याह करके कैसी बाबरी सी बन गई थी। भाई भाभीयों के बीच रही, कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया तूने। मेरे घर आकर बिना कुछ कहे चूल्हा चौका बच्चों की जिम्मेदारी को
खुशी खुशी होकर करती गई। पता नहीं चला यशोदा कब बुढ़ापा आ गया, बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी, आंखों में चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त थे। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी परिवार पालना है। पर यशोदा मरने से पहले हाथों में कोल्ड ड्रिंक और वो मक्का वाला डब्बा लेकर तेरे साथ फिल्म देखनी है, जैसे अपने बेटे ने फोटो दिखाई थी अपनी और बहू की। चुप से बोलो जी, मरने की बात अब की तो बात नहीं करूँगी, हर वक्त यही बोलते रहते हैं। ठीक है, चलूँगी फिल्म देखने। सुन मेरी यशोदा, आज तू जो ब्याह वाली लाल रंग की साड़ी पहनना और मैं वो कुर्ता पैजामा पहनूंगा। बड़े प्यार से गोपाल जी पत्नी की ठुटकी पकड़ते हुए बोले। जाओ हटो जी, सठिया गए हो क्या? इस उम्र में हम हंसेंगे, मोहल्ले में लोग कहेंगे इन बूढ़ों बुढ़िया को बुढ़ापे में जवानी सोच रही है। तो तू नहीं मानेगी मेरी बात। मेरे लिए तो अभी भी तू मेरी वही ब्याही वाली श्री देवी है जिसको देख के मैं बाबरा हो जाता था। ला जाती है, ऐसी बात ना करो जी। शाम को गोपाल जी पीले रंग के कुर्ते पैजामे में और यशोदा जी लाल रंग की साड़ी में रिक्शे पे बैठे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे। उन्हें देख मोहल्ले के सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान सी तैर गई थी। कितने खुश थे दोनों इस उम्र में भी। कुछ समय बाद, अरे मम्मी जी, इस उम्र में तो बहू के रहते काम कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है क्या? आप तो बस आराम से बैठिए, बहुत दिन तक बच्चों के लिए खट चुकी है। आप तो बस आप ठाठ से रहो, बस हमें ऑर्डर दिया करो। कुछ दिन में बाबूजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। यशोदा जी की छोटी बहू अनीता कहती है। तभी उनकी बड़ी बहू पूजा बोली, सही कहा अनीता तुमने, मम्मी जी का तो अब आराम ही आराम मिलना चाहिए। वैसे भी बाबूजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लाएंगे तो मम्मी जी तो हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मम्मी जी देखना कहीं अपनी इस बहू को भूल मत जाना। यशोदा जी बोले, अरे नहीं बहू, यह कैसी बातें कह रही हो? हमारा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। और जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो उस सास को भला बाहरी आंडवार का क्या काम? तुम लोग गांव आती हो तो 4 दिन ही रहती हो, पर घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आया करो। यशोदा जी और गोपाल जी के 2 बेटे बहू पोता पोती भरा पूरा परिवार था। सब अपने अपने में रहते थे, कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं होती थी। पर ना जाने क्या बात थी जो 6 महीने से उन्हें अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा आते अच्छों अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती है। गोपाल जी हमेशा यशोदा जी को सूचित करते कि यशोदा, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है। यशोदा जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी। एक रोज़ अनीता बोली, बाबूजी, अगर मम्मी जी को हम कुछ रोज़ अपने साथ ले जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गोपाल जी बोले, बहू, क्यों इस बूढ़े से बुढ़ापे में रोटी बनवाओगी? बिना यशोदा के मेरा तो कोई काम ही नहीं होता। मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे, फिर कर लेना जी भर की हमारी सेवा। यशोदा जी गोपाल जी से बोले, आपने देखा बहू के स्वभाव में कितना बदलाव आया है। मुझे ये काम नहीं छूने देते और कितना सम्मान देते हैं। और क्या चाहिए? गोपाल जी बोले, भाग्यवान, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी अगर यह लोग तुम्हें इतनी इज्जत दे तब खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीता, गोपाल जी रिटायर हुए। राजू और सोनू दोनों ने बड़े प्यार से अपने बाबूजी को समझाया कि गांव में कुछ नहीं रखा है, न तो पूरे समय बिजली आती है, न समय से पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। गोपाल जी को बेटे का विचार अच्छा लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसे बेटे कहाँ मिलते हैं, तो आपको बेटों की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, गोपाल जी ने अपने सारे पैसे बेटी बहू
के कहने पे लगा दिए और शहर में बड़ा सा घर खरीद लिया और साथ रहने लगे। एक दिन पूजा बोली, मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊँ, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़ा बहुत पैसा की कमी हुई थी उसे मैंने अपना जेवर बेच के ही तो पूरा कर दिया था। अब ऐसे सुना गला लेकर जाऊंगी तो चार बिरादरी में बाबूजी की बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा कि मैं शादी में न जाऊं। अनीता ने भी अपनी तकलीफ सास के सामने रख दी। यशोदा जी के पास जो भी कीमती गहने थे उन्होंने उसके 2 हिस्से लगा दिए। जेवर पाते ही बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब यशोदा जी रसोई में रोटी बना रही थी तभी अनीता आकर रोटी को चेक करती है। ओह माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया करो, समझ में नहीं आता क्या आपको? इस उम्र में इतना घी दूध खाकर क्या करेंगे? ज़्यादा दूध घी खाओगी तो गैस बन जाएगी और हमें फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो दूध घी महंगा और ऊपर से डॉक्टर का बिल इतना महंगा, दवाई भी इतनी महंगी पड़ती है। यशोदा जी बोली, बहू कोई बात नहीं, इनसे कहूँगी अगले महीने जब सारा रात सामान लाएंगे तो 2 किलो घी भी ले आएंगे। बहू तुम्हारे बाबूजी को तो कमजोरी रहती है तो थोड़ा घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खाती नहीं हूँ। तभी छोटा बेटा राजू सामने आया और बोला, माँ तुम कहना क्या चाहती हो? अनीता झूठ बोल रही है, वो तो घी खाती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। कल ही तो आपने बाबूजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वो तो गुड़िया जिद कर रही थी तो उसके लिए ही। चुप हो जाइए माँ, आप लोगों को साथ रख कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा वही सरने देते। यशोदा जी की आंखें भर आए। बेटा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। राजू बोला, छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल खराब करती हो और बाद में आंसू बहा कर नाटक करती हो। अब यह राजू की बात हो गई थी। आए दिन बहू बेटे उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहते। यशोदा जी गोपाल जी से बोली, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम अपने बेटी बहू के लिए पैर के जूते बन गए। अब आगे हमारा क्या होगा? गोपाल जी बोले, भाग्यवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, पूरे दिन घर पे तुम रहती हो, ना जाने तुम्हारे साथ दोनों बहू बेटा कैसा व्यवहार करेंगी। अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। कुछ दिन बाद गोपाल जी आसपास के पड़ोसियों के साथ अपने घर में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहुत गर्मी थी तो उन्होंने एसी खोल लिया था और यशोदा जी उन सब के लिए गरम गरम पकौड़ियाँ बना रही थी और अनीता से उन्होंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया क्योंकि उन्हें कॉफ़ी बनाने आती नहीं थी। तभी छोटा बेटा राजू आकर कहता, पापा आप क्या दिन भर कॉफ़ी पीते रहते हो और पकौड़ियाँ खा रहे हो, साथ में अपने पलटन को भी खिला रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता है कि एसी भी ऑन है? कितना बिल भरना पड़ेगा मुझे? अनीता परेशान हो जाती है। दिन भर कॉफ़ी बनाते बनाते वो भी दिन भर काम करते करते थक जाती है और बर्तन भी तो कितने हो जाते हैं। जब बने तभी पिया करो। अनीता बोली, अगर अलग से ऑर्डर मत दिया करो, 1 पैसा की औकात नहीं और कॉफ़ी पे कॉफ़ी, इन्हीं वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब खर्चे के साथ साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। इनके दोस्तों के साथ बेटे ने इतना जलील किया कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके सारे पड़ोसी दोस्त वहाँ से तुरंत चले गए। तभी पूजा बोली, छोटी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही हो रहा है। भूलो मत, रात का खाना और सोना हमारी तरफ होता है। यशोदा जी गोपाल जी को देख रही थी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहा रहे थे। तभी बेटे भी बोलने लगे, यह क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान या झगड़ा लगा रखा है? दोनों की बेबियाँ अपनी अपनी कहने लगी। तभी गोपाल जी बेटे के पास आकर बोला, बेटा आखिर क्या बात हुई जो
हम दोनों अब तुम लोगों को चुभने लगे, जबकि तुम लोग के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर में लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का मोटा मोटी खर्चा तो मेरे पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? सोनू बोला, बाबूजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मामूली भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं। राजू बोला, मानता हूँ घर लेने में आपके ने मदद की, पर ज़्यादा पैसा तो भैया और उसके परिवार पे खर्च किया। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? तो मैं तो भाई अपने हाथ खड़े करता हूँ। पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सोनू बोला, बाबूजी आप तो चुप रहिए। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी पड़ रहा है। गोपाल जी बोले, बेटा अगर तुम भूल रहे हो तो यह याद दिला दो कि आज तक हर 30 त्यौहार पे तुम लोगों के लिए कपड़े उपहार कम ही देते थे। यहाँ तक कि तुम लोगों के घर पे किराया भी मैं ही भरता था। याद है या भूल गए? सोनू बोला, अच्छा तो अब आप हमसे हिसाब लेंगे, और हमारी बातें अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप दोनों अपने रहने का इंतज़ाम कर लीजिए कहीं और। यशोदा जी बोले, सोनू यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे बाबूजी ने पैसे देते समय एक बार भी तुमसे सवाल नहीं किया, और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पे इस घर में लगा दी। अब तुम हमें कहीं और जाकर रहने के लिए कह रहे हो क्या गया है? इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अनीता बोली, देखो तो जरा भाभी, इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी जरा भी शर्म बची हुई है कि नहीं? अरे इस उम्र में बेटे बहू तो वक्त का खाना दे दे वही बहुत है। अब एक बात जान लीजिए, घर हम दोनों जेठानी और देवरानी के नाम पे है, तो हिस्से की बात तो भूल जाइए। हाँ हाँ, राजू बोला, अब यह नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है? अनीता बोली, करना क्या है? घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं, एक हिस्सा बड़ी का होगा और एक मेरा होगा। इन सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी सुविधाओं अनुसार सास को भी बांट लिया कि पहले 2 महीने यह मेरी मदद करेगी और बाद में परी की मदद करेगी। गोपाल जी को लग रहा था उनका और उनकी पत्नी का उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं था। बस दोनों बेटे बहू अपना अपना फैसला उन्हें सुना दिया। राजू बोला, तो तय रहा। माँ आप 2 महीने के लिए हम दोनों के घर पे रहेंगे। हाँ, बाबूजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं, बाहर जो एक छोटा सा कमरा है वो बाबूजी को दे देते हैं। आप दोनों अपना सामान वहीं रखिएगा। छोटी बहू झट से बोली, मम्मी जी को पहले 2 महीने के लिए मैं अपने पास ले जाती हूँ। क्या है न, वो मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वह यशोदा जी का हाथ पकड़ के खींचती हुई अपनी तरफ ले गई। पूजा गोपाल जी से बोली, बाबूजी बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर और आंगन में झाड़ू लगाना, बच्चों को स्कूल से लाना और सूखे हुए कपड़ों को छत पर से लाना, बजाय जाकर सब्जी लाना, यह आपका काम होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अनीता यशोदा जी से बोली, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा हलवा छोले भटूरे सब बन जाना चाहिए और कपड़े भी धुल जाने चाहिए। यशोदा जी अपने ही घर में नौकरानी बन के रह गई थी। बहू क्या कम थी जो उसके माँ बाप अब उन्हें नौकरानी समझने के लिए लगे। गोपाल जी अंदर बाहर झाड़ू लगाकर बरामदे में बैठ रहते थे ताकि यशोदा जी को देख सके। तभी उन्होंने देखा कि बहू की माँ जूठे बर्तन यशोदा जी के सामने फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, बर्तनों को अच्छे से साफ कर, वरना तुम्हारे पति की दवाइयाँ भी मेरी बेटी बंद करवा देगी। यशोदा जी खून के घूंट पी के रह गई। वो हर रोज़ अपनी पत्नी का अपमान देखते और उनका बर्दाश्त खत्म हो रहा था। बर्दाश्त की भी तो हद हो गई
जब एक रात यशोदा जी बहू से बोली, बहू मुझे खाना दे दो। अनीता ने बगल में जूठी थाली में 2 रोटी डालकर उनके आगे बढ़ा दिया और बोली, घर के बाहर बरामदे में जाकर बैठकर खाओ। यशोदा जी ने कहा, बहू पर यह थाली तो जूठी है। अनीता बोली, तो क्या हुआ, मम्मी जी को यह सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। पता नहीं कैसे बनाया था आपने, सब आप इसे खा लीजिए वरना तेल मसाला कितना बर्बाद होगा। वो इतना जोर से बोल रही थी कि गोपाल जी के कानों में सारी बातें जा रही थी। यशोदा जी रोते हुए थाली लेकर बरामदे में बैठ गई और गोपाल जी पे नजर पड़ी तो फूट फूट के रोने लगी और बोली, अब बर्दाश्त नहीं होता, गोपाल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठकर गए और यशोदा जी से हाथ से थाली लेकर दूर फेंक दिए और सब्जी का छींटा समधन जी के मुंह पे पड़ा तो वो गुस्से में बौखला गई। अनीता बोली, सुनिए जरा, बाहर आइए। राजू बाहर आया और बोला, बाबूजी ये क्या तमाशा लगा रखा है, या मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या हो गया अगर वो मम्मी जी का जूठा खा लेगी। अरे थाली जूठी थी, सब्जी नहीं। गोपाल जी ने जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस माँ ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम भी नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उसका भरण पोषण करोगे। सोनू आया और बोला, बाबूजी आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पढ़ने की। गोपाल जी ने दूसरा थप्पड़ सोनू को जड़ दिया और बोले, तुम लोग कौन होते हो हमें तुम हिस्सों में बांटने वाले। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसे मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छा संबंध बनाते हैं, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं मानो कोई सड़ा हुआ दांत हो। यशोदा जी की रो रो कर सांसें उखड़ने लगी। गोपाल जी ने उन्हें पानी पिलाया और बोले, यशोदा हमारी दुनिया नहीं है ना, यह हमारे बच्चे हैं। यह तो वे मतलबी है जो इतने दिनों से हमारा खून पी रहे थे, पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है इस बार उसका न्याय करेंगे और इन्हें इसी जीवन में इसका दंड देगा। और तुम चिंता मत करो यशोदा, बस 15 दिन के अंदर ही मैं कुछ न कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर गोपाल जी वहाँ से चले गए और उधर यशोदा जी को बहुओं ने घेर लिया और खड़ी खड़ी सुनाने लगी। तभी धक्का मुक्की में यशोदा जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनके पैर में चोट आ गई, जिस कारण न तो वो चल सकती थी न ही फिर सकती थी और फिर बिस्तर पे ही सारा काम करने लगी थी, जिस कारण बेटों ने 15 दिन का भी इंतज़ार नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया था। उधर अपना और यशोदा जी के रहने का सारा इंतज़ाम करके गोपाल जी ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पे उतरते ही कि उसी समय वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी वृद्ध औरत का चेहरा पूरी तरह से जख्मी हो गया था। पता करने पे पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारे ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर गोपाल जी बहुत घबरा गए। वापस बेटों के घर पहुंचे तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ देखकर किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटे तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही विदेश घूमने के लिए निकल गए थे, पर उन्होंने अपनी माँ को सड़क पे ही बेसहारा छोड़ दिया। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर दोनों में से उनकी किसी ने न सुनी। गोपाल जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब कहाँ ढूंढे अपनी यशोदा को। क्या कुछ दिन भी वो अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकती थे। यही सोच सोचकर परेशान हुए जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वो यशोदा जी तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रह रह कर डर सताता था, कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली।
स्टेशन वाली औरत मेरी पत्नी तो नहीं थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मन ही मन अपने से बात किए जा रहे थे, अपनी पत्नी के बिना छटपटा रहे थे। करीब 1 महीने बाद अपने सा खास दोस्त की अर्थी को कंधा देने के लिए वो एक वृद्धाश्रम गए थे, क्योंकि उनके बुजुर्ग दोस्त वृद्धाश्रम में ही रहते थे। अंतिम संस्कार होने के बाद गोपाल जी ने देखा एक औरत कोने में बैठी हुई थी, हाथ में तस्वीर लिए रोए जा रही थी। पूछने पर किसी ने बताया कि 1 महीने पहले वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी, दर्द में बिलखती हुई मिली थी। कोई भला इंसान इसे वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। बेचारी पैर के दर्द से बहुत छटपटा रही थी। बस पूरे दिन रोती रहती है, न ठीक से खाती है न पीती है। यह सुनकर गोपाल जी के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने जैसे ही उस औरत के करीब जाकर पीछे से कहा, पुकारा अपना नाम। सुनते ही जैसे ही यशोदा जी के अंदर अजीब सी शक्ति आ गई थी। पति को सामने देखकर यशोदा जी फूट फूट के रोने लगे, तो गोपाल जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें गले से लगा लिया। वो आदमी बोला, यह आपकी पत्नी है? वो बोले, हाँ भाई, पर वह वृद्धाश्रम में कैसे? उस आदमी ने पूछा। गोपाल जी बोले, बदकिस्मती से आज यह यहाँ है, बस अब और नहीं। गोपाल जी ने यशोदा जी को वहाँ से लिया और रोते हुए बोले, यशोदा, तुम्हारे एक एक तकलीफ का, एक एक आंसू का मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। अब यह बाप अपने पर उतर आया है, उन्होंने हमारे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तक अपमान का एक एक घूंट पीकर जिंदगी बिताई है, पर अब और अपमान बर्दाश्त नहीं है मुझे। गोपाल जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और बेटे बहू के घर पे ताला लगवा दिया। जब बेटे बहू अपनी पत्नी के साथ घूम फिर कर वापस विदेश से घर लौटे और घर पे बड़ा सा ताला लगा देखा, तो बेचारों के पैरों तले जमीन सरक गई। पता चलने पर बेटे बहू दौड़ते हुए भूखी लोमड़ी की तरह माता पिता के पास पहुंचे। गोपाल जी और यशोदा जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैरों तले जमीन सरक गई। बड़ा बेटा नर्म आवाज में बोला, बाबूजी यह क्या है? हमारे घर पे आपने ताला क्यों लगाया? कि तभी एक पुलिस वाला बोला, उससे जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोला, शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को लाचार बेसहारा सड़क पे छोड़ते हुए? आज तक उसने पेंशन के सारे पैसे तुम लोग खाते रहे और उन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसा रहे। अब तुम भी ऐसे ही भटको, क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। और बाबूजी चाहते हैं कि वो घर, करोड़ों का घर यशोदा जी के नाम पर, क्योंकि उस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। नहीं तो वो आप दोनों को जेल भेज देंगे। यशोदा जी के गहने दोनों बहुओं ने उनसे छीने थे, वो भी वापस करे। यह सुनते ही चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन सरक गई और गिड़गिड़ाते हुए पिता के पैरों में गिर गए। बोले, गोपाल जी ने अपने बेटों को माफ़ नहीं किया और उस घर में खुशी से रहने लगे और अपने बेटों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज बेटों की लालच ने उसके सर से छत भी छीन ली थी और सड़क पे रहने के लिए भी मजबूर हो गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोपाल जी ने सही किया या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए और देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।